आज हम भारतीय साहित्य में सामान्य तत्वों का विकास का अध्ययन करेंगे जो कि डीपी मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। डीपी मुखर्जी ने, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, परंपराओं के संबंध में अध्ययन करा था। परंपराओं का द्वंद्व उन्होंने समझाया। उन्होंने मार्क्स विचारधारा को, मार्क्सवादी थे वो, और वो मार्क्स की विचारधारा को उन्होंने कॉपी करा और उसको समझाया, यानी मार्क्स की विचारधारा पर वो चले। कल हमने साहित्य में विकास तक उनका पढ़ लिया था। उन्होंने हमें बताया था कि साहित्य का विकास, जो भारतीय साहित्य का विकास है वो किस प्रकार हुआ है। वो है संस्कृत साहित्य का विकास हुआ है, इस्लाम द्वारा उर्दू का विकास हुआ, भक्ति के द्वारा विकास हुआ, पाश्चात्य प्रभाव हुआ। ये सब कल हमने पढ़ा था। आज हम भारत में साहित्य में विकास के लक्षणों के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो क्षेत्र का विकास सर्वप्रथम है। डीपी मुखर्जी ने लिखा था कि मुद्रण सुविधा, पुस्तकालयीन शिक्षा के विस्तार से साहित्य में विकास हुआ। इसके विकास पर अंग्रेजी साहित्य के राजनीतिक दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। अब जो नया साहित्य विकसित हुआ उसमें उपन्यास, नाटक, यात्रा वर्णन, निबंध, डायरी, कहानी, काव्य, महाकाव्य आदि की रचना हुई थी। सेकंड है नूतन मूल्यों का उत्तरोत्तर अधिकरण। तो भारतीय साहित्य में अनेक नए मूल्यों का स्थान रातों रात पश्चिम के मूल्यों ने ले लिया था। ये मुखर्जी ने स्पष्ट किया था कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, राष्ट्रवादिता, विज्ञान तथा तर्कपूर्ण विचार एवं विशेष रूप से नए मूल्य साहित्य में आए। ये मूल्य राजनीतिक समस्या एवं नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित थे, लेकिन जो धार्मिक सुधारवादी आंदोलन थे उन्होंने सामाजिक मामलों में इसके द्वारा हस्तक्षेप किया था। तर्कपूर्ण विचारों का विकास विज्ञान तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण तिरस्कार हो गया था। पश्चिम के ईसाई धर्म ने भौतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। भारतीय साहित्य में अनुकरण, संघर्ष, व्यवस्था, सामंजस्य, आत्मसात आदि सभी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं विकसित की गई। तो इसी प्रकार उन्होंने नए वर्गों का जो था वो उसके नए वर्गों की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे थे। डीपी मुखर्जी ने लिखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और ब्रिटिश शासक की स्थापना हुई तो वहाँ उन्होंने भारत के सामंतों, जागीरदारों एवं भूपतियों को संरक्षण दिया। आपने प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाई थी। तो इस प्रकार से डीपी मुखर्जी ने अंग्रेजी प्रशिक्षित किया तथा इन सामर्थ्य लोगों ने भारत में अंग्रेजी का साहित्य एवं विकास किया था। उद्योग एवं तकनीकी का प्रभाव भी पड़ा। डीपी ने बताया था कि भारतीय साहित्य में उद्योगवाद को प्रथम महायुद्ध के बाद पहचाना गया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रविधि को माना जाने लगा। पूर्व के काल में इन दोनों कारकों ने अंग्रेजी भाषा में आर्थिक साहित्य में सामाजिक परिवर्तन किया था, जिससे भारत की धन संपत्ति का बहाव ब्रिटेन की ओर रहा। उस काल के दो भारतीय शास्त्रियों ने ऐतिहासिक उपन्यासों का इतिहास लिखा और जब पहले उपन्यास प्राप्त भौतिक सफलता एवं विकास के संबंध में लिखे गए थे, इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा में सामाजिक न्याय संबंधी बातें साहित्य की अंतर्वस्तु में आने लगी थी। तो ये सब डीपी मुखर्जी ने हमें बताया था। नेक्स्ट है मिथ्या व्यक्तिवाद का विस्तार। तो ब्रिटिश सरकार के अनेक प्रभाव के फलस्वरूप जो है भारतीय साहित्य समाज के अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में व्यक्तिवाद की उत्पत्ति एवं विकास हुआ था। मध्यम वर्ग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, क्योंकि इसकी स्थिति समाज में उखड़े वर्ग जैसी थी। डीपी ने लिखा है कि इन दोनों की स्थिति में मिथ्यावाद पनपा, जो बंगाली साहित्य से भारत के अन्य भागों में फैला तथा बंगाली साहित्य का प्रभाव अन्य भारतीय साहित्यों पर पड़ा। रोमांचवादी व्यक्तिवाद ने एक प्रकार से सुख कर सामाजिक शक्ति का कार्य किया तथा इसके प्रभाव को बताते हुए डीपी ने लिखा है कि पुरुषों ने महिलाओं का, जमींदारों ने किसानों का, उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का तथा मालिकों ने श्रमिकों का शोषण किया। तो यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय साहित्य अभी भी एक दूसरे से भिन्न था, जिसके पर्यावरण संबंधी कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण हुए। अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा प्रारंभ के यूरोप वाणिज्य का ऐतिहासिक प्रभाव, वाणिज्य के केंद्र और कच्चे माल के निर्यात के बंदरगाहों का प्रभुत्व,
औद्योगिक क्षेत्रों एवं नगरों का विकास, इन दोनों ने गांव नगर संस्कृति के प्रसार की दिशा तय करी थी। तो इस प्रकार विद्यमान साहित्य में संस्कृत तथा फारसी परंपराओं का न्यूनाधिक वर्चस्व, संस्कृत उर्दू के वर्चस्व को भारत के सुदूर क्षेत्रों के हिंदी साहित्य एवं दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद की अदालतों के केंद्रीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय साहित्य में सामान्य सामाजिक विश्वास। डीपी ने कहा है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निम्नतः सामान्य सामाजिक विश्वास देखे गए हैं। प्रकृति में विश्वास हुआ, व्यक्ति में विश्वास हुआ तथा तर्क में विश्वास हुआ। इन तीन सामाजिक विश्वासों की जो व्याख्या करी वो डीपी ने प्रस्तुत करी है। प्रकृति में विश्वास की हम बात करते हैं तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास से संबंधित उन तत्वों पर प्रकाश डाला जो सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुए। उनका कहना है कि भारतीय साहित्य में प्रकृति के प्रति विश्वास ने पश्चिम में पैदा किया। प्रकृति में विश्वास लगभग सर्वाधिक हुआ। इसके पश्चात इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय साहित्य में प्रकृति के प्रति विश्वास पश्चिम ने पैदा किया। प्रकृति में विश्वास लगभग सार्वभौमिक था। तो भारत के साहित्य में प्रकृति में विश्वास के तत्व का संदेश भारत में पश्चिम ने पहुंचाया था, अन्यथा विशेषता शायद ही भारत में पनप पाती। दूसरा है व्यक्ति में विश्वास। तो भारतीय साहित्य में व्यक्ति के प्रति विश्वास का अध्ययन हमें भारतीय व्यक्तित्ववाद के आधार पर करना चाहिए। भारतीय व्यक्तिवाद को आदि भारतीय व्यक्तिवाद तथा नव भारतीय व्यक्तिवाद के रूप में बांटा गया। तर्क में विश्वास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत डीपी मुखर्जी ने कहा था कि तर्क एक प्रकार के नहीं होते हैं। भारतीय साहित्य में तर्क वितर्क थे, लेकिन वे लोगों की पुस्तकों तक सीमित नहीं थे। तर्कों का उत्तम उपयोग पुराने लेखों, अभिलेखों, वर्णों की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए किया जाता था। तर्क विश्लेषण द्वारा उत्तम भौतिक साहित्य रचे गए थे, लेकिन यह ऐतिहासिक साहित्य नहीं था। ये तो वैज्ञानिक तर्क था जो भारत की संस्कृति के गुणगान के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क थे। कुल मिलाकर भारतीय साहित्य में तर्क अनिरंतर तथा छोटे छोटे खंडों में मिला हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक विश्वासों का विकास। तो डीपी मुखर्जी ने अपने लेख में विश्वासों या मूल्यों के विकासों का कालक्रम विवेचन किया था। प्रारंभ के इतिहास में आचार से संबंधित मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। पश्चिम के साहित्य में अनैतिक क्षमता करने योग्य थी, जबकि भारत में यह सक्षम थी। संस्कृत तथा वैष्णव साहित्य में विद्यमान प्रेम संबंधी तथा कामुक संबंधी तत्व धीरे धीरे भुला दिए गए थे तथा धार्मिक प्रतीकात्मक रूप से वर्णित किया जाने लगा था। इस प्रकार बहुत सी न्यून औपचारिक आलोचनाएं की गई थी। साहित्य प्रतिबंधों को कुछ छुटकारा भी दिया गया था, जो कि प्रभावशाली ही था। सुधारवादियों ने साहित्य में पत्नियों पतियों तथा सासों के विरुद्ध, बहुओं का पुत्रों का पिताओं के विरुद्ध, युवाओं का वृद्धों के विरुद्ध, उत्पीड़ितों का उत्पीड़न के फल के विरुद्ध, दलितों का अत्याचारियों के विरुद्ध, शोषितों का शोषक के विरुद्ध परिस्थितियों का वर्णन किया था। प्रथम महायुद्ध के बाद साहित्य मूल्यों में परिवर्तन आया और जिन लोगों ने कभी कालिदास तथा भवभूति विषय में सुना था वह भारत के साहित्य में मानववाद का प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से डीपी मुखर्जी ने सांस्कृतिक साहित्य के विश्वासों के संदर्भ में अध्ययन करा। उनके जो विशिष्ट संदर्भ रहे, जैसे उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में, उर्दू साहित्य के बारे में अपने लेख बताए थे। अपना जो उन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण करा, बंगला साहित्य के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण करा था। डीपी ने बताया था कि हिंदी साहित्य के आयाम जो होते हैं उसमें उपन्यासकार आते हैं, कहानीकार आते हैं, कवि, नाटककार, पत्र तथा पत्रिकाएं तथा आलोचक आते हैं। तो उपन्यासकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की जैसे कुछ कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तथा अन्य हिंदी रचनाओं का अनुवाद नहीं हुआ। इसी प्रकार
कहानीकार में डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि निम्नलिखित छोटी कहानियाँ मूल्यवान निष्कर्ष प्रदान करती हैं। सुदर्शन कौशिक, प्रेमचंद्र, यशपाल, वेनी प्रसाद, अमृता नागर, अमृत राय, पहाड़ी, महेंद्र स्थाना आदि अपनी कहानियों में नए आंदोलनों को दर्शाती है। मार्क्सवाद का प्रभाव भी इससे स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसकी प्रतियों में भिन्नता पाई जाती है। फिर है कवि। तो डीपी मुखर्जी ने निम्नलिखित कवियों जैसे निराला, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, बच्चन, नेमीचंद जैन आदि के संदर्भ में बताया। कुल मिला के नाटककार, पत्र पत्रिकाओं इसके संदर्भ में बताया। तो आज हमने डीपी मुखर्जी के साहित्य, इसी तरह इन्होंने उर्दू साहित्य, बंगला साहित्य आदि के संबंध में अपने विचार दिए थे। कल हम इसकी कला के संबंध में विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।